हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कोड नंबर 041 सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10 2025-26 सेशन के लिए रिलीज किया है। तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें हमें दिया है ए, बी और सी की प्राइम फैक्टराइजेशन। ए की प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चा 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर x, और बी की प्राइम फैक्टराइजेशन दी है हमें 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और सी की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें दिया है 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और साथ में हमें एलसीएम दे दिया ए बी सी का। रो में क्या दिया 3780, और हमें क्या करना है देन x इज इक्वल टू, हमें इसमें वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चा वेरिएबल x है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें गिवन क्या है एलसीएम। एलसीएम हम कैसे लेते हैं बच्चा, इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर ले लेते हैं। तीनों नंबर में जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा उसकी मैक्सिमम पावर, और वो एलसीएम किस फॉर्म में आता है जनरली। मान लो जैसे हमें 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 2 रेज़ टू पावर 2 आएगी, राइट। 2 रेज़ टू पावर 2 आएगा ना, क्योंकि इसमें सारी पावर्स बराबर है तो मैक्सिमम पावर 2 ही रहेगी। मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर, इधर बच्चा 3 रेज़ टू पावर x है, इसमें 3 की कोई पावर नहीं है तो हम 1 मानेंगे। सी में भी 3 की कोई पावर नहीं है तो हम 1 मानेंगे। अब 3 की हम हाईएस्ट पावर अभी डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इधर 3 की पावर 0 हो और एलसीएम में यहाँ पर 3 की पावर 1 आ रही हो एलसीएम लेने पे, या फिर 3 की पावर 1 भी हो सकती है या उससे बड़ी भी हो सकती है। यानी कि 3x की पावर डिपेंड करेगी जो एलसीएम की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसमें, कि एलसीएम की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 की पावर क्या आ रही है। तो अभी हम इधर 3 की पावर में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है, अभी के लिए। फिर हम प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे एलसीएम को 3780 को, उसके बाद 3 की पावर लेंगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह x लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से, वही x की वैल्यू होगी। अब अच्छा बाकी के प्राइम फैक्टर कौन से हैं 5 और 7। अब 5 तो ओनली बी में आ रहा है, सी और ए की प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ए की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की पावर 0 रही होगी, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 क्या होती है 1, और एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 सेम नंबर होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 होने से ये 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर x रह जाती है। अगर मान लो हमें कुछ कॉमन ना, जैसे एक में 5 है बाकी दो में 5 नहीं है, हम बाकी दो की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इससे देखो बच्चा 5 की हाईएस्ट पावर क्या आ गई 1 आ गई ना, यस सर। तो इधर हम 5 की हाईएस्ट पावर 1 ले लेंगे, ओके। और इसके अलावा अब 7 में देखो 7 एज अ प्राइम फैक्टर ओनली सी में है, ए और बी में नहीं है, तो ए और बी में क्या होगा ये 7 रेज़ टू पावर 0 लगा देंगे ए की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी और बी की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी, क्योंकि 7 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, अभी मैंने बताया, और मल्टीप्लाई बाय 1 से प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम वैल्यू मिलती है 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम वैल्यू, तो 7 की पावर 0 ले सकते हैं। अब 7 की मैक्सिमम पावर ले तो बच्चा हमें क्या दिख रही है तीनों में 7 की पावर 1 हाईएस्ट है, यानी कि मैक्सिमम है, तो इधर 7 की पावर 1 हो जाएगी। अब हम 3780 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो मैंने ऑलरेडी इधर करी हुई है। तो देखो बच्चा इधर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 2 आ रही है, और 3 की पावर कितनी आ रही है 3 की पावर 3 होगी, क्योंकि 3 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 1 टाइम आ रहा है तो 5 रेज़ टू पावर 1 हम कह सकते हैं इसे, या सिंपल 5 भी लिख सकते हैं, और 7 1 टाइम आ रहा है तो 7 रेज़ टू पावर 1। अब ध्यान से देखो बच्चा 2 रेज़ टू पावर 2 एलएचएस में भी है और आरएचएस में भी है, तो ये कट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम 3 की पावर को कंसीडर नहीं करते, इसको हम बाद में देखेंगे। और अब देखो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 भी कट हो गई, 7 की पावर 1 और 7 की पावर भी कट हो गई। अब देखो बच्चा हमारे पास क्या बचा 3 रेज़ टू पावर क्वेश्चन मार्क, ओके, और इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, अगर बेस सेम हो और बीच में इज इक्वल टू का साइन हो तो पावर्स भी हम इक्वल ले सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हो गया 3, और ये क्वेश्चन मार्क हमने किसकी जगह लिया था 3 की हाईएस्ट पावर की जगह। तो यानी कि अगर एलसीएम में 3 की पावर 3 आ रही है तो हाईएस्ट पावर क्या रही होगी 3, तो यानी कि अगर x की जगह हम यहां पर 3 रखें, x की जगह क्या रखें 3 रखें, तभी हमारे एलसीएम में 3 की पावर 3 आएगी। एलसीएम में मैंने बताया हाईएस्ट पावर लेते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर की, तो देखो बच्चा 3 की पावर 3, तो यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या रहेगी 3 रहेगी। और इस क्वेश्चन को हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। जस्ट क्या करो, क्योंकि हमने ओनली 3 की पावर x है हमारे पास, यानी कि वेरिएबल जो है एज अ पावर ऑफ 3 ओनली है, ओनली पावर ऑफ 3 है, तो आप क्या करना बच्चा
एलसीएम की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद देखना कि 3 की पावर 3 क्या आ रही है एलसीएम की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 की पावर 3 आ रही है, और इसको अगर हम 3 रेज टू पावर x से कंपेयर करें तो x की जगह हमें क्या दिखेगा, x इज इक्वल टू 3। तो फाइनली आवर आंसर इज ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम y एक्सिस इज, हमें एक पॉइंट दिया है 2,3, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द y एक्सिस। इसको बच्चा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एग्जाम में आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से करना होगा क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में है, तो क्वेश्चन के एंड में मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना पहले इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। जैसे देखो पॉइंट क्या है बच्चा 2,3, एक्स एक्सिस पे 2 लेंगे, एक्स एक्सिस पे 2 ये हो गया, और वाई एक्सिस पे पॉइंट कहां लाई करेगा बच्चा, यहाँ पर 2,3, ओके, और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं ए इसको नेम दिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3। अब हमें फाइंड क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ध्यान रखना बच्चा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के ऊपर। मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला, अगर हम ये वाला डिस्टेंस लेते हैं तो ये शॉर्टेस्ट नहीं रहेगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो ये राइट एंगल में ये हाइपोटेन्यूज माना जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट है। ऐसे कहीं पर भी ले लो, ए पॉइंट से वाई एक्सिस में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट आपको यही वाला दिखेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए बच्चा हम ये देखते हैं कि जो ये पॉइंट ए है वाई एक्सिस से कितनी दूर है। अब ध्यान से देखो, ये जो वाई एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट बन रहा है, लाइन सेगमेंट की लेंथ, ये किसके इक्वल है, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट के इक्वल। देखो अगर ध्यान से देखें तो ये ध्यान से, तो पॉइंटर पे ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस पे भी पॉइंटर पे ध्यान दो, 2 यूनिट के इक्वल है, यानी कि इसका जो डिस्टेंस होगा ना फ्रॉम वाई एक्सिस 2 यूनिट, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए 2 यूनिट। लेकिन इसको अगर हमें शॉर्ट ट्रिक से करना हो ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि मैंने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पॉइंट 2,3, वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछे तो आप एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी ना, एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू आएगा 2, तो आप 2 दे देना। अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दे, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ ले तो वाई एक्सिस की वैल्यू दे देना, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर वाई की जगह वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस होता तो हमारा आंसर क्या होता, वाई की वैल्यू, और वो क्या 3 होती, लेकिन अभी हमारा आंसर ऑप्शन ए 2 ही रहेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें हमें बोला इफ द लाइंस गिवन बाय 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are not parallel। हमें 2 लाइंस की इक्वेशंस गिवन है और हमें ये कहा कि जो ये लाइंस है नॉट पैरेलल है। ध्यान रखना, वर्ड नॉट पे फोकस करना। नॉट पैरेलल यानी कि या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है नॉट पैरेलल के केस में, या फिर कोइंसाइडिंग लाइन हो सकती है। नॉट पैरेलल में 2 कंडीशन हो सकती है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस या कोइंसाइडिंग लाइन। और हमें ऑप्शन दिया है k की वैल्यू के लिए, k हैज टू बी a 15/4, या फिर b नॉट इक्वल टू 15/4, c एनी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, या d एनी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 4 हो। क्या ये पॉसिबल है? तो देखते हैं बच्चा। अब जैसे कि मैंने बताया इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है, नॉट पैरेलल या फिर कोइंसाइडिंग लाइन, तो 2 केसेस हो सकते हैं नॉट पैरेलल। पैरेलल में तो पैरेलल की कंडीशन अलग है, वो क्या होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c। लेकिन अभी हम ओनली इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसाइडिंग लाइंस को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि नॉट पैरेलल उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया, तो इसलिए हम पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन को कंसीडर नहीं करने वाले। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ी सी पहले इक्वेशन में भी एडजस्टमेंट करनी होगी। इक्वेशन 1 में अगर हम ध्यान से देखें तो कांस्टेंट टर्म कहां पर है बच्चा, आरएचएस साइड में है, लेकिन इक्वेशन 2 में कांस्टेंट टर्म कहां पर है, कांस्टेंट टर्म यानी कि यहाँ 1 है कांस्टेंट टर्म, वो एलएचएस साइड में है, तो दोनों को सेम साइड में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की कांस्टेंट टर्म को हम आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे, यानी कि 0 - 1 -1 कर देंगे। अब इक्वेशन 2 हमारी ये हो जाएगी। ओके, ये भी हम कर सकते थे कि इक्वेशन 1 की आरएचएस वाली कांस्टेंट टर्म को हम एलएचएस में शिफ्ट कर सकते थे, दोनों में से एक काम करना है। ओके, अब हम पहले देखते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 में वैल्यू डाल के क्या वैल्यू आती है, हम दोनों में डाल के देखेंगे, तो हम फिर देखेंगे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो बच्चा, a1/a2, a1 हमारा x का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में, और a2 x का कोएफिशिएंट इन इक्वेशन 2, तो 3/2 इधर नॉट इक्वल टू का साइन है, और b1/b2, b1 क्या है बच्चा, y का कोएफिशिएंट इन इक्वेशन 1 व्हिच इज 2k, और b2 क्या होगा, y का कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में, और वो क्या है 5 है, तो 2k/5। इससे भी हम k की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन पहले हम इसमें भी वैल्यू डाल के देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम वैल्यूज दोनों से निकाल के देखेंगे, तो और हमारा आंसर क्या होगा वो भी देखेंगे। अब a1/a2
A1 क्या है बच्चा, x का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में जो कि 3 है, और A2 x का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में, तो 3/2, और B1/B2 2k B1 है अभी मैंने आपको बताया, और B2 क्या है 5, 2k/5, और C1/C2 देखिए तो बच्चा इक्वेशन 1 में C1 यानी कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन 1 2 है, और C2 कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन 2 और वो क्या है -1। अब ध्यान से देखिए बच्चा, इस वाली इक्वेशन में कोइंसाइडिंग लाइन वाली सिचुएशन में जो 3/2 है नॉट इक्वल टू 2/-1 है, यानी कि अगर हम इन दोनों को इक्वेट करके k की वैल्यू निकालें भी ना, तो इधर k की वैल्यू डालने पे 3/2 तो आ जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, इज इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू हो जाएगा। और नॉट इक्वल टू कब होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 पैरेलल लाइंस के केस में होता है, लेकिन इधर तो हमें नॉट पैरेलल बोला है, नॉट पैरेलल बोला है ना, तो नॉट पैरेलल लाइन तो हो ही नहीं सकती। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करके k की वैल्यू निकालते हैं तो वो k की वैल्यू होगी ना फॉर पैरेलल लाइंस हो, क्यों पैरेलल लाइंस होगी, क्योंकि इसमें C1/C2 A1/A2 के नॉट इक्वल आ रहा है और B1/B2 के भी नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन हम छोड़ देंगे। अब इसी कंडीशन से हम यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन से, या ये कह लो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन से हम k की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो k की वैल्यू क्या होगी बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 2k, ये 2 × 2k करेंगे तो 4k आ जाएगा, ओके, और 3 × 5 15, 4k इज नॉट इक्वल टू 15, और बीच में नॉट इक्वल टू का साइन है, ये ध्यान रखना है हमें, और k इज नॉट इक्वल टू 15/4। हमारा आंसर क्या है, k इज नॉट इक्वल टू 15/4, और ये किससे मैच करता है, ऑप्शन बी, नॉट इक्वल टू 15/4। सो फाइनली हमारा आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें हमें बोला क्वाड्रिलैटरल ABCD, एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, उसको हमने ड्रॉ किया है टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल का मतलब क्या होता है बच्चा, जैसे क्वाड्रिलेटरल की ऑल 4 साइड सर्कल को टच करेंगी। मान लो एक साइड ये हो गई, इसको हम कुछ नेम दे देते हैं लाइक AB, ठीक है, AB नेम दे दिया, और दूसरी साइड ये हो गई, ये हो गई BC, इसको C नेम, B यहां C लिख दिया यानी कि BC साइड हो गई। देन थर्ड साइड ऐसे चली गई, ठीक है, जो इसको टच कर रही है, देखो ऑल साइड टच कर रही है सर्कल को एट वन पॉइंट, तो इसे हम D नेम दे देंगे, जो ये वाला फोर्थ है। तो पहले हम इसकी फोर्थ साइड भी ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ है, तक ले जानी है हमें D को, पॉइंट D को, तो पॉइंट D हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल है ना ABCD, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि इसकी ऑल 4 साइड सर्कल को टच कर रही है एट वन पॉइंट, ठीक है। और पेपर में सर्कमस्क्राइब की जगह वर्ड इंस्क्राइब भी यूज हो सकता है, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, सर्कल इज इंस्क्राइब इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, उस केस में ये लिखा होगा सर्कल इज इंस्क्राइब, तो तब भी हम सेम फिगर ड्रॉ करेंगे। और इसमें और क्या गिवन है हमें, BC 7 सेंटीमीटर, ओके, और CD 4 सेंटीमीटर, और AD हमें दिया 3 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करनी है साइड AB को हम X मान लेते हैं, ठीक है। अब ये टच कर रही है, मान लो यहाँ P पॉइंट मार्क कर लो, ये Q, ये R और ये S। बच्चा ध्यान रखना, जब भी कोई क्वाड्रिलैटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो जो अपोजिट साइड का सम होता है ना, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड, जैसे एक पेयर अपोजिट साइड का कौन सा है, AB और DC, यानी कि AB प्लस DC, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, सेकंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दूसरा पेयर अपोजिट साइड का कौन सा है, AD और BC, यानी कि इक्वल टू AD प्लस BC होगा। इस रिजल्ट को यूज करके हम X की वैल्यू यानी कि AB की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ AB ही फाइंड करनी है, ओके। तो बच्चा अगर ये क्वेश्चन MCQ में आता है तो हम डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि AB प्लस DC इज इक्वल टू AD प्लस BC। लेकिन अगर बच्चा ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आएगा तो हमें इस रिजल्ट को प्रूव भी करना होगा, और इसका प्रूफ मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अभी के लिए हम यही रिजल्ट यूज करके सॉल्व करेंगे। AB हमारा क्या है, X है, तो AB की जगह X आ गया, DC 4 है, और AD जो है 3 है, और BC 7 है, तो ये हमने वैल्यूज डाल दी। तो X प्लस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 क्या हुआ, 10, तो X इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो X इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज 6, तो X हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया, X इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन C, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें मैं बोला इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, हमें क्या दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स के इक्वल दिया है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें बच्चा हम एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो होती है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन इस आइडेंटिटी को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई ऐसे करेंगे वन को यहाँ रहने देंगे और टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के साथ शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये क्यों करेंगे ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट होने पे पता चलेगा, ऐसा हमने क्यों किया। अब वन इज इक्वल टू, इधर देखो बच्चा ये किस फॉर्म में आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। और ये कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। अब देखो बच्चा इसको हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी की जगह, क्योंकि ए की जगह सेक थीटा है, ऑन कंपेयरिंग ए स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा से कंपेयर करेंगे, ए की जगह सेक थीटा मिलेगा, और बी स्क्वायर को अगर टेन स्क्वायर थीटा से कंपेयर करें तो बी की जगह टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब वैल्यू हमें किसकी चाहिए बच्चा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो इसलिए बच्चा इसको हमने इधर शिफ्ट किया ताकि इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बने, और साथ में हमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से करने से क्या मिल गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, तो वन इज इक्वल टू, अब सेक थीटा इंटू टेन थीटा की जगह हम एक्स लिख देंगे, और जो ये जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें इस एक्सप्रेशन की, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम एज इट इज कॉपी करेंगे। अब अच्छा जो एक्स है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इसको हम एलएचएस में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइजर में आ जाएगा, यानी कि जब एक्स आरएचएस से एलएचएस में जाएगा तो ये वन अपॉन एक्स आ जाएगा, यानी कि वन डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या हुई, वन अपॉन एक्स, और ये किस ऑप्शन से मैच करती है, ऑप्शन डी से। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, वन अपॉन एक्स। Which one of the following is not a quadratic equation? इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन फोर ऑप्शन में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है। इज नॉट वर्ड पे बेटा ध्यान देना है हमें, कि हमें वो इक्वेशन इसमें से आइडेंटिफाई करनी है जो क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, तो हम देखते हैं कि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, किस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है ना वो ये है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ना वो कभी जीरो नहीं होगा। और इसकी एक पहचान और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो इसमें डिग्री होगी, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसमें वेरिएबल एक्स है तो इसकी हाईएस्ट पावर हमेशा टू होगी। ओके, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, यही है। तो इसमें सबसे पहले हम एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, टू एक्स प्लस थ्री। अब एक्स प्लस टू होल स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में ये, वेयर ए के प्लेस में एक्स है और बी के प्लेस में टू है, तो हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। यस सर, लगा सकते हैं। तो हम करते हैं बेटा इसको, ए की जगह एक्स लिया, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई टू प्लस बी स्क्वायर, टू स्क्वायर हो गया। अब इस टू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। ओके, तो टू एक्स प्लस सिक्स, अब एक्स स्क्वायर, अब देखो बेटा जो ये इनको मल्टीप्लाई करना है, टू मल्टीप्लाई टू फोर और एक्स एज इट इज आ जाएगा, तो ये फोर एक्स बन जाएगा, प्लस टू स्क्वायर मीन्स टू मल्टीप्लाई टू फोर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सिक्स। अब ये टू एक्स प्लस सिक्स को आप आरएचएस से एलएचएस में ले आओ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और ये फोर एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा, फोर एक्स माइनस टू एक्स, और फिर प्लस फोर को हम एज इट इज लिखेंगे, और प्लस सिक्स आरएचएस से एलएचएस में आके माइनस सिक्स हो जाएगा। तो आरएचएस में क्या रहेगा बेटा, कुछ भी नहीं था, यानी कि जीरो। राइट, अब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, वेयर ए जो है वन है, आगे कुछ नहीं है, बी टू है और सी माइनस टू है, क्योंकि अगर हम प्लस करते तो ब्रैकेट में माइनस टू ले लेंगे, और इसकी डिग्री भी क्या है, टू है ना, हाईएस्ट पावर इज टू, तो हम कह देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन बेटा हमें क्या आइडेंटिफाई करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए तो क्वाड्रेटिक है नहीं है, तो बेटा हम इसको इस ऑप्शन को क्रॉस आउट कर देते हैं, ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। अब हम ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -1 1 माइनस 3x होल स्क्वायर। ओके, अब एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, प्लस 3x भी ऐसे ही रहेगा। अभी हम -1 को भी एज इट इज लिखेंगे। ये मत करना कि अभी इधर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी -1 को इससे मल्टीप्लाई कराया और इससे मल्टीप्लाई कराया, ये नहीं करना है। वाई? बिकॉज इधर हमारे पास स्क्वायर है, तो पहले हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। अब स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए इधर हमारे पास किस फॉर्म में है बेटा? a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है। हियर वी विल यूज दिस आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर, a की जगह इधर क्या है 1 है और b की जगह 3x है। तो सबसे पहले 1 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू 3x प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि 3x है, 3x होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं बेटा इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -1 को ऐसे ही रहने दो, इधर हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 3 6x प्लस 9x स्क्वायर। फाइन। हाँ, अब हम ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि हमने अब स्क्वायर को सॉल्व कर लिया है। अब दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, अब -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी -1 ओनली, -1 इंटू 6x प्लस 6x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब -1 इंटू 9x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, और 1 इंटू 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर ही होगा ना बेटा, तो माइनस 9x स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें लाइक टर्म्स कलेक्ट करो, एक्स स्क्वायर और माइनस 9x स्क्वायर इधर आके प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा। फाइन। अब प्लस 3x है इधर ऑलरेडी, और इधर आके ये प्लस 6x इधर आके माइनस 6x हो जाएगा, और ये -1 भी इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इट विल बिकम 10x स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गई, इस फॉर्म में आ गया बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1, वेयर a इज 10 b इज -3 एंड c इज +1, और डिग्री भी हाईएस्ट पावर क्या है, यानी कि डिग्री भी 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। तो लेकिन हमसे क्या पूछा था, विच इज नॉट क्वाड्रेटिक, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन सी को। लेट अस चेक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को चेक करने के लिए तो थोड़ी स्पेस बना देता मैं। ओके, ऑप्शन सी में हमारे पास क्या है बेटा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस x को पहले इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू -1 माइनस एक्स, और 2 इंटू एक्स प्लस 2x। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस एक्स प्लस 2x, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 माइनस 1 1 साइन ग्रेटर का, तो 1x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब प्लस एक्स स्क्वायर और इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो कट हो जाएगा। अब 1x प्लस 2x और -2 और -3 इधर आके +3 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो इस फॉर्म में नहीं आया बेटा, ax स्क्वायर तो इधर आ ही नहीं रहा, यानी कि a का कोफिशिएंट 0 हो गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, सॉरी a का नहीं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, जो a था वो 0 हो गया, लेकिन कंडीशन की थी क्या थी हमारी, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और हम एक तरीके से और पहचान सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या आई है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। अब ऑप्शन डी भी बेटा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। इधर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी होल क्यूब की, एक बार चेक कर लेते हैं, चाहे हमें आंसर मिल गया फिर भी एक बार चेक करने में कुछ हर्ज नहीं है। प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वी विल यूज दिस आइडेंटिटी। ओके, तो आप सॉल्व करते हैं इसको। देखो बेटा एक्स क्यूब को ऐसे रहने दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब x प्लस 1 होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी होल क्यूब, इधर a की जगह क्या है, x है, और b की जगह 1 है, तो a क्यूब पहले सबसे पहले a क्यूब है, यानी कि x क्यूब। फाइन, b की जगह 1 है तो ये 1 क्यूब हो गया, फिर होगा प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर मीन्स 3 इंटू एक्स इंटू 1 स्क्वायर। फाइन,
अब इधर हमारे पास एक्स क्यूब आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब आप देखो बेटा इधर इधर क्यूब था, सॉरी ये भी है क्यूब, तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट हो गया, राइट। अब हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है इधर, प्लस 3x इधर आके माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास ऑलरेडी 2x है, प्लस 2x है, प्लस 3x इधर आके माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ हमारे पास प्लस 1 है और ये वाला प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1x, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 साइन ग्रेटर का, और प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा और ये इधर 0 हो जाएगा। इसको लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यस सर, तो ये भी क्वाड्रेटिक है और इसकी डिग्री कितनी है 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सो फाइनली ऑप्शन सी इज अवर आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला है गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच। ये पिक्चर जो है ना बच्चा ओलंपिक रिंग्स की है, इसकी है ओलंपिक रिंग्स की पिक्चर है। और ये कैसे बनी है? बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल वो होते हैं जिनका रेडियस सेम होता है, और इनका रेडियस हमें क्या दिया बच्चा 1 सेंटीमीटर ईच। हर सर्कल का रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर ईच है। तो मैं फर्स्ट 2 सर्कल का रेडियस पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर जरूरत होगी तो बाकी का भी करेंगे। जैसे पहले ये वाले सर्कल के रेडियस ले लेते हैं, और दोनों कितने हैं बच्चा, ये रेडियस रहेंगे 1 सेंटीमीटर। ये रेडियस की मेजर हमें 1 सेंटीमीटर दी है, और रेडियस ऑफ सेम सर्कल जो होते हैं हमेशा इक्वल होती है। तो ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली ये वाले सर्कल में भी पॉइंटर पे ध्यान दो, रेडियस सेम रहेगा क्योंकि सर्कल जो क्या है कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। क्या सर्कल है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो ये ओ डैश ले लेते हैं इसका सेंटर, और ये जो है ये भी 1 सेंटीमीटर ईच है रेडियस। ओके, ये ध्यान रखना बच्चा ये प्लेन फिगर है, इसको कोण मत समझ लेना, क्योंकि ये फ्लैट सर्कल्स है। तो ये एक फ्लैट सरफेस है जो ये सेक्टर की फॉर्म में है, ओ ए बी, ये वाले सर्कल का सेक्टर है। और ये वाला जो पॉइंटर पे ध्यान दो, ये रीजन नीचे वाले सर्कल का सेक्टर है। तो ये प्लेन फिगर्स है, ध्यान रखना। इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट कोड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग। अब दो सर्कल इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि जो कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो इस सर्कल का और इस सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, ए और बी, ये दो ही है ना। और इनको कोड कौन सा ज्वाइन कर रहा है, ए बी कोड ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। ए बी कोड ज्वाइन कर रहा है, और उस कोड की लेंथ हमें कितनी दी है 1 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ भी हमारी 1 हो गई। देखो बच्चा पॉइंटर पे ध्यान दो, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई लेंथ। तो बच्चा अगर ये 1 हो गई तो जो ट्रायंगल ओ ए बी है ऊपर वाला और ओ डैश ए बी, ये दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। ये माइंड में रखो, ये अभी आगे यूज होगी ये चीज, हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का यूज है इसमें। हमें निकालना क्या है, टोटल एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रीजन। तो इसमें कितने टोटल डॉटेड रीजन है, एक तो ये वाला डॉटेड रीजन है, देखो बच्चा पॉइंटर पे जा दो, डॉट 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 डले हुए हैं, यहाँ पर बीच में लाइन है, और एक डॉटेड रीजन ये दिख रहा है, थोड़ा लाइट डॉट डले हुए हैं, लेकिन समझ जाओ बच्चा ये डॉटेड रीजन हो गया, ये डॉटेड रीजन हो गया, पॉइंटर पे ध्यान दो, और एक ही हो गया, टोटल 4 डॉटेड रीजन है। तो हम क्या करेंगे, हम इन ऑल 4 डॉटेड रीजन का एरिया निकालेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डॉटेड रीजन का एरिया निकाल लेंगे, और क्योंकि सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो सभी डॉटेड रीजन का एरिया इक्वल होगा। जब एक डॉटेड रीजन का एरिया आ जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे, क्योंकि 4 डॉटेड रीजन का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ 1 डॉटेड रीजन कैसे निकलेगा, ये ध्यान से समझना बच्चा। अब ध्यान दो इस वाले सर्कल पे, पॉइंटर पे ध्यान दो, जो फर्स्ट वाला सर्कल है, इसमें ओ ए बी एक सेक्टर है ना, यस सर है। और ये कोड अगर हम ड्रॉ कर दे तो जो इसका नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन होगा ना, ये आर्क और कोड के बीच के रीजन को हम सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, जो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, दोनों रेडियस और आर्क के बीच के रेडियस को, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कौन सा होगा, रेडियस ओ ए और कोड ए बी के बीच के रेडियस माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है। ये तो एक सेगमेंट का निकल आएगा। अब दूसरी सेगमेंट भी जो है ना बच्चा इक्वल होगी, लेकिन दूसरी सेगमेंट होगी कौन सी, ये भी आपको पता तो होना चाहिए ना बच्चा, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो मैंने अभी ये शेड करी है। और ये सेगमेंट कौन से सर्कल की है, पॉइंटर पे ध्यान दो, इस वाले सर्कल। और इन दोनों सेगमेंट का एरिया जो होगा इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट डॉटेड रीजन कैसे बना, इन दोनों सेगमेंट को लेके, इन दोनों सेगमेंट को लेके ही बना है।
और बाकी जो डॉटेड रीजन है वो इस एरिया के इक्वल है। तो एक डॉटेड रीजन का एरिया क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट, और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, और जब 1 का एरिया निकाल लिया तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स आ जाएगा। और एक डॉटेड रीजन में हमारे पास 2 ही सेगमेंट्स है ना, यस सर 2 सेगमेंट है, तो एक डॉटेड रीजन का एरिया क्या होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट। तो हम इसको फाइंड करते हैं, तो पहले एरिया ऑफ फर्स्ट डॉटेड रीजन निकाल लेंगे, 1 डॉटेड रीजन, तो उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा जो होता है ना सेंट्रल एंगल होता है, ये क्या होगा अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले में। तो ध्यान दो बच्चा, जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसकी ऑल साइड 1 सेंटीमीटर तीनों साइड, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, यानी कि जो पॉइंटर पे ध्यान दो ये थीटा होगा, तो ये कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। इसको मैं यहाँ मेजर लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख दी मैंने मेजर 60 डिग्री। थीटा किसके इक्वल हो गया, 60। तो ये भी यहाँ पर भी जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, क्योंकि ये भी तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, यहाँ पर भी ओ डैश ए बी, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो थीटा की जगह तो हम 60 डिग्री लेंगे। अब ट्रायंगल किस शेप में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालना है, वो ट्रायंगल किस शेप में है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप में है। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बच्चा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि √3/4 ए स्क्वायर, ए यानी कि साइड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब हम वैल्यूज डालते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब पाई को हम पाई रहने देंगे क्योंकि जो हमारे आंसर्स है ना ऑप्शन में जो आंसर्स दिए हैं वो पाई की फॉर्म में ही दिया है। रेडियस कितना है, 1 है सर्कल का, दोनों सर्कल का 1 है, तो इंटू 2 इसलिए हमने किया क्योंकि इक्वल सर्कल है, तो रेडियस 1 इंटू 1 लिख देंगे। और थीटा 60 अपॉन में 360 माइनस, अब √3/4 ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है 1 सेंटीमीटर ईच, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ए स्क्वायर है तो साइड 1 है, ए 1 हो गया, 1 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब हम सॉल्व करें तो इसको बच्चा 2 तो ऐसे ही आएगा। अब इसमें कट करेंगे, जैसे ये 0 से 0 कट किया, 6 1 6 6 6 36। अब देखो बच्चा पाई इंटू 1 इंटू 1 पाई हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 आ जाएगा, पाई अपॉन 6 माइनस, इधर क्या होगा देखो बच्चा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट तो नहीं हो रहा, √3 इंटू 1 इंटू 1, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर, तो √3 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1 हमारा √3 ही रहेगा अपॉन 4। ये एरिया ऑफ फर्स्ट डॉटेड रीजन निकल गया, 1 डॉटेड रीजन, लेकिन हमने तो एरिया ऑफ 4 डॉटेड रीजन निकालना था। तो अब क्या करेंगे, जो 1 का एरिया आया ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 डॉटेड रीजन का एरिया निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इन ब्रैकेट पाई अपॉन 6 माइनस √3 अपॉन 4। तो आगे सॉल्व करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 इन ब्रैकेट पाई अपॉन 6 माइनस √3 अपॉन 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एरिया ऑफ 4 डॉटेड रीजन निकल गया, ऑल 4 डॉटेड रीजन। और ये किस ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन डी से। सो फाइनली आवर आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें बोला है अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस। एक पेयर ऑफ डाइस में यानी कि 2 डाइस टॉस किए गए, एक साथ टॉस किए गए, और हमें फाइंड क्या करना है था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 8 की प्रोबेबिलिटी किसकी, नॉट गेटिंग, नॉट वर्ड पे फोकस करना, कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमने, सम 8 नहीं आने की, नॉट गेटिंग सम 8 यानी कि सम 8 नहीं आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें फाइंड करनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब इस केस में जब 2 डाइस एक साथ थ्रो करते हैं ना तो टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। वो कैसे होते हैं बच्चा, जैसे कि फर्स्ट डाइस में 1 आए और सेकंड डाइस में भी 1 1 आए, तो 1 1 हो गई, फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड डाइस पे 2, 1 2, फिर 1 3, फर्स्ट और सेकंड डाइस की मैं बात कर रहा हूं, देन 1 4, फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड डाइस पे 4, देन 1 5 1 6, तो एक लाइन ये हो गई, 6 आउटकम्स ये हो गए, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इस पैटर्न में हम नंबर्स को लिख लेंगे 6 by 6 की ग्रिड में, जैसे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, यानी कि फर्स्ट डाइस पे 3, सेकंड डाइस पे 6 हो गया। इसी तरह से 4 1, फर्स्ट डाइस पे 4, सेकंड डाइस पे 1, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। जो पहला वाला नंबर हो रहा है हर उसमें इवेंट पे वो फर्स्ट डाइस का, सेकंड नंबर सेकंड डाइस का, देन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और फाइनली लास्ट लाइन में 6 1, फर्स्ट डाइस पे 6, सेकंड डाइस पे 1, 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 1। तो टोटल अगर हम काउंट करें ना, देखो बच्चा एक लाइन में 6 आउटकम्स है और टोटल 6 लाइन है,
तो 6 इंटू 6 हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे। 6 इंटू 6 यानी कि 36। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम में तो हम 36 लिख देंगे जब भी दो डाइस एक साथ रो की जाए। अब अच्छा, सम ऑफ नॉट गेटिंग 8। अब नॉट गेटिंग 8 के लिए पहले हम देखते हैं कि किस किस में सम 8 आ रहा है। तो 8 सम देखो कहां से स्टार्ट होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सम 8 हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 6 से, 2 + 6 8। उसके बाद ये सब छोड़ दो तो 3 और 5 8 बना रहे हैं। देन 4 + 4 8, 5 + 3 8 और 6 + 2 8 होता है। तो यही आउटकम्स होंगे, आप चेक कर लेना बच्चा, ये डायगनली हमें सम मिल जाएगा 8 का। अब ऐसे ही अगर हमें मान लो 2 का सम निकालना हो तो 1 1 ओनली एक ही है, 1 + 1 2, सम 2 देखना हो या सम 3 देखना हो तो 1 + 2 3, और 3 किस किस में आ रहा है देखो बच्चा, 2 + 1 3, ऐसे डायगनली चलेंगे हम। अब सम 4 के लिए 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, तो अगेन डायगनली। देन सम 5 के लिए भी ऐसे डायगनली देख लो, आपको डायगनली ही दिखेंगे सम जो है हमेशा। इस तरह से पैटर्न यही बनेगा सम का किसी भी क्वेश्चन के लिए। अब ऐसे 6 सम चाहिए तो 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। और सम 7 के लिए पूरा यहां से लेके यहां तक डायगनल बनेगा। सम 8 हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, देखो 2 + 6 8 और ये पूरा डायगनली। अब सम 9 लेना है तो बच्चा यहां से देखो 3 + 6 9 होता है, तो ये पूरा 9 का लाइन हो जाएगी डायगनली। देखो इस पॉइंटर पे ध्यान दो और ऐड करके देख सकते हो आप। ऐसे 10 सम देखना है तो ये पूरा डायगनली 11 5 6 6 5, दो ही आउटकम है। और फाइनली सम 12 एक ही कंडीशन में होता है। तो अभी तो हमने सम 8 लेना था, लेकिन नॉट गेटिंग 8 का क्या होगा, 36 में से जो सम 8 आउटकम के आउटकम्स है ना, सम 8 के कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5, यानी कि 36 - 5 कर दो, क्योंकि हमें नॉट सम 8 चाहिए, नॉट गेटिंग द सम 8। सम 8 5 केसेस में आ रहा है, 5 आउटकम्स आ रहे हैं, तो 36 - 5 31 जो है चांसेस है कि नॉट गेटिंग सम 8 आए, कि उन डाइस में सम 8 ना आए। तो ऐसे 31 केसेस है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे 31 होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 8 हमारी होगी 31/36। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमें बोला है इफ 2 sin 5x is equal to √3 where x is greater than equal to 0 but less than equal to 90 degree, then x is equal to, हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है और हमें गिवन क्या है, 2 sin 5x is equal to √3। हम क्या करेंगे बच्चा, इधर हम sin 5x को LHS में रहने देंगे और जो ये 2 मल्टीप्लाई में है ना sin 5x के साथ, इसको RHS में शिफ्ट कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा √3/2, sin 5x is equal to √3/2। अब हम ये देखेंगे कि साइन कितने डिग्री पे √3/2 होता है। सो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें बच्चा, साइन √3/2 कितने डिग्री पे है, देखो √3/2 इधर है, साइन वाले कॉलम में √3/2 देखो वो कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे, यानी कि साइन 60 जो होगा ना हमारा, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 होगा। ओके, तो ये जो टेबल है ना बच्चा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये आपको लर्न होना चाहिए, या इसको एक बनाने की ट्रिक भी होती है, एग्जाम में आप बना के टेबल को देख सकते हो और उसकी वैल्यू वहां से यूज कर सकते हो। और उस ट्रिक को मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो अभी के लिए अभी साइन 60 क्या है, √3/2। अब अगर इस इक्वेशन 1 को हम इस इक्वेशन 2 से कंपेयर करें तो देखो बच्चा √3/2 √3/2 कट जाएगा और साइन भी सेम है, तो हमें 5x की जगह क्या दिख रहा है, 60। तो हम लिख देंगे 5x is equal to 60 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। और x की वैल्यू क्या होगी, 60, ये 5 जो x के साथ इधर मल्टीप्लाई में है तो ये RHS में जाने पे डिवाइजर में चला जाएगा, 60 / 5 आ जाएगा, और 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो फाइनली x की वैल्यू हमारी क्या हुई, 12 डिग्री। सो ऑप्शन बी 12 डिग्री इज अवर आंसर। If the sum of two numbers is 1215 and their HCF is 81, then the possible number of pairs of such numbers are। तो बेटा हमें कहा कि दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना है 1215 और उनका HCF कितना है 81। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। जब हमने इसको एक्स एंड वाई अज्यूम कर लिया बेटा तो एक्स प्लस वाई क्या रहेगा 1215, क्योंकि उन दोनों का सम कितना है 1215 और HCF कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट इज 81। और हमें ये फाइंड करना है कि इस तरह के कितने पेयर्स बनेंगे नंबर्स के, पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स। तो इसके लिए बेटा ध्यान से समझना, सपोज
हमें दो नंबर्स हों 8 एंड 10, ठीक है, 8 और 10। अब 8 प्लस 10 कितना होता है बेटा? इट इज 18। 18 ही होगा ना, 8 प्लस 10 18, यस। और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा 8 और 10 का 2। आप बेटा फाइंड करके देख सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही होगा। जब ये 2 हो गया तो 8 जो होगा ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होता है, वी नो दैट। एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है ना, यस सर, इज इक्वल टू 80। इनका सम 80 नहीं रहेगा। अब अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो बेटा इन दोनों में से, तो ब्रैकेट में क्या रहता है? 4 प्लस 5, जो कि किसके इक्वल है? 9 के। ठीक है, किसके इक्वल है? 9 के। और 2 इंटू 9 18 होता है। अब वो कहता है कि इस तरह के कितने पेयर बनेंगे जिनका सम 18 होगा। और बेटा इसमें ध्यान देना, जब हमने 2 कॉमन लिया ना, जो 4 और 5 थे ना, को प्राइम नंबर थे। को प्राइम नंबर मीन्स उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो 1 रह गया था। ऐसा क्यों था? क्योंकि हम पहले ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले चुके थे 2। जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले चुके हैं तो कुछ कॉमन ही नहीं बचेगा 4 और 5 में। तो ये यानी कि 4 एंड 5 जो थे ना, 4 एंड 5 क्या आते? 4 एंड 5 आर को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होता। तो अब हम देखते हैं बेटा, 4 ऐसे कितने पेयर बनते हैं कि सम 18 हो जाए। इसमें, इस केस में पहले हम क्वेश्चन को रहने दे रहे हैं, साइड रख रहे हैं, पहले इसको देख रहे हैं। ठीक है, सम क्या हो जाए? 18 हो जाए। तो इसके लिए बेटा ध्यान से समझना, पहले 2, हम 9 को ब्रेक करेंगे। क्या होता है? 9 को जब ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 8 9 होता है। ठीक है, अगर मैं 2 इंटू 1 करूं प्लस 2 इंटू 8 करूं, 2 1 द 2 और 2 8 द 16, सम 18 आ गया। और एचसीएफ क्या रहा इस केस में? 2। और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, यानी कि 1 और 8 क्या थे बेटा? को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही 2 और 9 को और कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 और 7, 2 और 7 भी दोनों को प्राइम है। तो ये एक पेयर, ये एक पेयर 1 और 8 का था, एक पेयर 2 और 7 का था। लेकिन 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 बेटा 9 को हम 3 प्लस 6 भी कर सकते हैं ना। तो क्या ये पेयर्स में आएगा? इसका, इसके पॉसिबल पेयर में आएगा? देखते हैं बेटा। जब मैं 2 इंटू 3 करता हूं तो मुझे 6 मिलता है। और जब मैं 2 इंटू 6 करता हूं तो मुझे 12 मिलता है। और 6 प्लस 12 18 तो होता है, सम तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन बेटा ध्यान देने की बात यह है कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 नहीं रहेगा। इसमें 3 और 6 में भी एक चीज कॉमन आ गई। क्या कॉमन आ गया? 3। 3 और 6 में 3 कॉमन आ गया, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेंज हो गया 6। तो इसलिए हम नॉन को प्राइम नंबर नहीं लेते, इसमें काउंट नहीं करते। ठीक है, अब हम इसको साइड रखते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा, जो यहां पर जो हमने नंबर लिया था 2 8 और 10, ये एचसीएफ के क्या थे? मल्टीपल ही थे ना। 2 इंटू 4 8 और 2 इंटू 5 10। 8 और 10 2 के मल्टीपल थे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के मल्टीपल थे। तो इसलिए एक्स और वाई भी क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 81 होंगे। तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 81 है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 81 है, जैसे इधर 2 इंटू 4 लिखा था, और y को 81 n लिख लेते हैं, जैसे हमने 2 इंटू 5 लिखा था। और टोटल कितना है? 1215। नाउ टेकिंग 81 कॉमन, 81 कॉमन ले लें तो ये m प्लस n ब्रैकेट में रह जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना है कि m n n आर को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम मैं आपको बता चुका हूं जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, 1 के अलावा और कुछ ना हो। नाउ m प्लस n क्या रहेगा बेटा? 1215 अपॉन 81 रहेगा, यही रहेगा ना? यस सर, यही होगा। अब अगर हम इसको कट करें 1215 को 81 से, तो m प्लस n 15 है। अब हम चेक करते हैं m प्लस n 15 के कितने पेयर बनते हैं, और उनमें हमें सिर्फ को प्राइम नंबर वाले पेयर लेने हैं। पहले हम ले लेते हैं, चलो हम लिख सारे लेते हैं, फिर उसमें से को प्राइम चूज कर लेंगे। 1 प्लस 14 15, ठीक है। 2 प्लस 13 b 15, 3 प्लस 12 इज ऑल्सो 15। जैसे इधर हमने 9 के 9 का सम बनाया था, 1 प्लस 8 9, इसी तरह से हम इधर 15 को एज अ सम ऑफ 2 नंबर्स लिख रहे हैं। देन 4 प्लस 11 15, 5 प्लस 10 15, 6 प्लस 9 is also 15, 7 प्लस 8 b क्या होता है बेटा? 15।
अब 8 + 7 15। अब अगर हम रिपीट करेंगे ना तो बेटा ये नंबर्स रिपीट हो जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे। तो पॉसिबल यही है। अब इसमें से हमने वो नंबर लेने जो कोप्राइम है। कौन से लेने हैं? विच आर कोप्राइम, जिनमें कोप्राइम मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। तो ऐसा एक पेयर है 1 and 14 का, 1 पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। 3 और 12 में तो बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बढ़ जाएगा। 3 और 12 में इटसेल्फ 3 कॉमन फैक्टर है 3 और 12 का, और 81 मल्टीप्लाई बाय 3 करके 273 कॉमन फैक्टर बन जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो हम नहीं ले सकेंगे, लेंगे इसको क्रॉस कर देते हैं। हाँ 4 + 11 15, 4 and 11 को प्राइम है, ये ले लेंगे। लेकिन 5 और 10 नॉन को प्राइम है, तो ये भी नहीं लेंगे। 6 और 9 भी क्या बेटा को प्राइम है, सॉरी दे आर नॉट को प्राइम, तो ये भी नहीं लेंगे। 7 + 8, 7 and 8 ये दोनों को प्राइम है, तो ये दोनों नंबर हम ले लेंगे। तो अब आप देखो बेटा कितने पेयर्स बने, 1 2 3 4, 4 पेयर्स। तो देयर विल बी सच 4 सच पेयर्स। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें मैं बोला इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 51 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें क्या दिया है? एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका बेस एरिया बेस किस शेप में है बच्चा? सर्कल की शेप में है। और बेस एरिया हमें क्या दिया है? एरिया ऑफ द बेस 51 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो उसका बेस है सर्कुलर है, तो ये एक तरह से एरिया ऑफ सर्कल ही होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 51। और आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? इट्स वॉल्यूम इज 85 क्यूबिक सेंटीमीटर। इधर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखी है, लेकिन यहाँ पर 3 होना चाहिए। यूनिट जो होती है वॉल्यूम की क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें कितनी दी है? 85 क्यूबिक सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है? देन द हाइट ऑफ द कोन इज गिवन एज। तो हाइट ऑफ द कोन हमें फाइंड करनी है। हाइट यानी कि ये देखो, ये वर्टिकल हाइट, और आर रेडियस हमें दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चा? हम सबसे पहले एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 51 लिख लेंगे, और इसे हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि आर निकालने, फिर आर को वॉल्यूम के फॉर्मूला में डाल दें। लेकिन अगर हम ऐसे रखें ना, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 51, तो हमारे लिए ये सॉल्व करना आगे इजी हो जाएगा। तो ये क्यों इजी होगा अभी आपको पता चलेगा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या होता है बच्चा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, इज इक्वल टू 85। अब इसमें 1/3 तो हम एज इट इज लिखेंगे। अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगी, वो क्या है? 51। तो हम पूरे पाई आर स्क्वायर की जगह 51 लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय एच हो जाएगा, इज इक्वल टू 85। और इसलिए बचा इधर मैंने पाई आर स्क्वायर से आर नहीं निकाला था, क्योंकि वॉल्यूम में हमारे पाई आर स्क्वायर आता है, तो हम सीधा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डाल के हाइट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट 51 3 से डिविजिबल हो जाता है। 51 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 17 आता है, और 3 को 3 से करेंगे तो 1। तो हमारी इक्वेशन बन गई 17h इज इक्वल टू 85। और फाइनली h की वैल्यू क्या होगी? 85। 17 इधर h के साथ मल्टीप्लाई में है, तो RHS में आने पे ये डिवाइजर में चला जाएगा। तो 85 डिवाइडेड बाय 17 इज 5। तो हमारा आंसर होगा 5। हाइट ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इसमें बोला है इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a and c is not equal to 0, a और c की वैल्यू 0 नहीं है, आर इक्वल। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें इक्वल दिए हैं, और हमसे पूछा देन ऑप्शन ए c and b मस्ट हैव अपोजिट साइन, c और b के अपोजिट साइन होंगे, या फिर c and a मस्ट हैव अपोजिट साइन कि c और a के अपोजिट साइन होंगे, या फिर c and b मस्ट हैव सेम साइन, c and b के सेम साइन होंगे, एंड डी c and a मस्ट हैव सेम साइन। तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये हमें बताना है। अब बच्चा किसी भी पॉलिनोमियल के अगर हमें 0 फाइंड करने होते हैं ना, तो उस पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 डाल देते हैं। तो हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इक्वल टू 0 डाल देंगे। और बच्चा जब जैसे हम इसको इक्वल टू 0 डालते हैं, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा है, अगर रूट्स इक्वल होते हैं या जीरोस इक्वल होते हैं, तो डी किसके इक्वल होता है? हमारा 0 के इक्वल, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। और इस डी का फॉर्मूला जो होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। अब अच्छा बी स्क्वायर को अगर हम यहां रहने दें, ओके, और ये माइनस 4ac को 0 के साथ शिफ्ट कर दे, 0 प्लस 4ac कर दे, तो 0 प्लस 4ac क्या होगा? 4ac हो जाएगा। ओके, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा। ओके, अब b की जो वैल्यू है हमारी, वो नेगेटिव भी हो सकती है और
पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है, क्योंकि अगर b -2 है तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और b अगर पॉजिटिव 2 है 2 स्क्वायर तो भी आंसर क्या होगा 4 होगा। तो b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, यानी कि b जो है हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। अब जहां तक AC की बात है, 4AC, A और C की बात है, अब 4AC का मतलब क्या है बच्चा, 4 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई C, इसमें 4 तो पॉजिटिव है। अब A और C क्या होगा, A और C देखने के लिए हम ये देखेंगे कि 4 और AC किसके इक्वल है, B स्क्वायर के, और B स्क्वायर तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, चाहे B नेगेटिव हो चाहे B पॉजिटिव हो। देखो इधर मैंने एग्जांपल भी लिया, आप ऐसे और भी एग्जांपल लिख के देख सकते हो, यानी कि 4AC अब किसके इक्वल होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब 4AC पॉजिटिव तभी पॉसिबल है जब A हमारा नेगेटिव हो और C भी नेगेटिव हो, या फिर और लिख करके लिख रहा हूं, A भी पॉजिटिव हो और C भी पॉजिटिव हो, A भी पॉजिटिव हो और C भी पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब A और C के हमेशा ही सेम साइन रहेंगे, A एंड C मस्ट हैव सेम साइन। और जहां तक B की बात है, B और C की बात करें, B पॉजिटिव भी हो सकता है और C नेगेटिव हो सकता है, B और C मस्ट हैव अपोजिट साइन। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, मस्ट हैव सेम भी हो सकते हैं B और C, क्योंकि B नेगेटिव और C नेगेटिव भी हो सकता है, B एंड C मस्ट हैव अपोजिट साइन, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। ऐसे C एंड B मस्ट हैव सेम साइन, ये भी हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारी वैसे ही हट जाएंगी। अब रह गई ए और सी की बात। अभी मैंने बताया क्योंकि बी स्क्वायर हमारा पॉजिटिव आएगा तो ए और सी जो है या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों का अपोजिट साइन नहीं होगा, दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे, या तो माइनस माइनस होंगे या प्लस और प्लस होंगे। तो सी एंड ए मस्ट हैव अपोजिट साइन, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, तो बी वाली ऑप्शन भी कट गई। तो फाइनली ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा कि ए एंड सी हैव सेम साइन, ये मैं आपको भी बता दिया है क्यों होगा। तो हमारा फाइनली आंसर है ऑप्शन डी, सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इसमें बोला था एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। उस सर्कल का सेक्टर है जिसका रेडियस क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल हमें 21 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस आर 21 सेंटीमीटर दिया है। और ये सेक्टर कैसे बना है, कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, साथ में हमें लेंथ ऑफ एन आर्क दिया है 22 सेंटीमीटर, और हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब सेक्टर क्या फिगर होती है बच्चा, सेक्टर होती है दो रेडियस और एक आर्क के बीच के एरिया को हम सेक्टर कहते हैं। मान लो ये दो रेडियस मैंने ड्रॉ करे, ओ ए और ओ बी, और आर्क कौन सी होगी बच्चा, ये ए बी। अब इन दोनों रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को, ये जो पॉइंटर पे ध्यान दो, ये जो रीजन है ना, इसे हम सेक्टर कहते हैं। तो इस सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब इधर रेडियस तो हमें पता है 21 सेंटीमीटर आर रेडियस, लेकिन थीटा हमें नोन नहीं है। थीटा क्या होता है, सेंट्रल एंगल जो यहाँ पर बनता है। तो थीटा हम फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला यूज करके हम थीटा फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ एन आर्क गिवन है। ओके, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अब लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इसमें हम वैल्यू डालते हैं और पाई और आर की और थीटा फाइंड करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और रेडियस 21, थीटा हमें फाइंड करना, थीटा को थीटा ही रहने देंगे, अपॉन 360 इज इक्वल टू 22। अब थीटा की वैल्यू लेने के लिए बच्चा हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 7 जो है डिवाइडर में है, डिवाइड में है एलएचएस में। जब ये आरएचएस में जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली 360 भी डिवाइडर में है, जब ये आरएचएस में इसको हम ट्रांसपोज करेंगे 360 को, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन, अब न्यूमरेटर में जितने नंबर मल्टीप्लाई में है लाइक 2, 22 और 21 सब ये डिवाइजर में आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 21। अब देखो बच्चा 22 और 22 दोनों कट हो जाएंगे तो 1 और 1 आ जाएगी। उसके अलावा 7 1 7, 7 3 21, और देन ये हो जाएगा 120, 360 डिवाइडेड बाय 3 120, इधर 1 हो गया, और 120 को 2 से डिवाइड करेंगे 60 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब ध्यान दो बच्चा, न्यूमरेटर में हमारे पास 60 बच गया, तो न्यूमरेटर में 60 और डिनोमिनेटर में 1 है। अब डिनोमिनेटर में अगर 1 बचता है नंबर लाइक 1 into 1 into 1, तो हम 1 नहीं लिखते बिकॉज एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर। तो हमारा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब ये वैल्यू हम एरिया ऑफ सेक्टर में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाई की जगह 22/7, रेडियस हमें 21 दिया है, 21 मल्टीप्लाई 21, और थीटा अभी हमने फाइंड किया 60 अपॉन में 360,
ओके, अब कट कर लो, जैसे 0 से 0 कट गया, 1 और 6। अब 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसके अलावा यहाँ 11 और यहाँ 3। ओके, और ये 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर 7 आएगा। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बच गया हमारे पास, एक तो 11, 7 और 3। 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 बचा है, 1 और 1, 1 इंटू 1 1, तो 1 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 231 आ गया और डिनोमिनेटर में तो 1 है। मैंने बताया अभी एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर, तो 231 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, 231। सो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा 231 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इसमें हमें बोला इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। देखो बच्चा, ये ट्रायंगल एबीसी हो गया और ये ट्रायंगल डीईएफ हो गया, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। ओके, इसके अलावा हमें गिवन है AB 6 सेंटीमीटर और DE 9 सेंटीमीटर है, DE लाइन सेगमेंट हो गई। इसके अलावा EF 6 सेंटीमीटर है, EF इज 6 सेंटीमीटर और FD हमें 12 सेंटीमीटर दिया। और हमें फाइंड क्या करना है, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज, ट्रायंगल ABC का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC, ये 3 साइड्स हमें चाहिए होंगी इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। अब अच्छा, एक साइड AB तो हमें नोन है, बाकी AC और BC हमें फाइंड करनी है, तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए ना, तो उनके साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे, साइड के रेशियो को सेम लिखेंगे पहले, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसकी AB साइड का रेशियो इस वाले ट्रायंगल की DE साइड, क्योंकि AB के कॉरस्पॉन्डिंग DE है, नेमिंग में भी आप देख सकते हो बच्चा, AB कॉरस्पॉन्डिंग टू DE, तो AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू, देन BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, EF। देखो BC और EF इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA, CA कह लो या AC कह लो, CA अपॉन FD। देखो CA ये वाली हो गई और FD ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गई CA के, तो CA अपॉन FD, तो ये साइड का रेशियो सेम होगा। और यहाँ रीजन देंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। अब अच्छा, जो गिवन है हम उसके को लिखते हैं और जो फाइंड करनी है साइड को हम फाइंड करेंगे। अब AB हमें गिवन था तो AB की जगह 6, DE भी हमें दिया है 9, तो 6 अपॉन 9। BC हमें फाइंड करना है तो BC को हम BC रहने देंगे, और EF 6 दिया तो BC अपॉन 6, और CA हमें फाइंड करनी है साइड, और DF या FD हमें कितनी दी है 12। तो पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों रेशियोज ले लेंगे, लाइक 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू BC अपॉन 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9BC इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 36, और BC हमारा हो जाएगा 36 अपॉन 9, और 36 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाता है, तो BC हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट CA फाइंड करनी है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू CA अपॉन 12 ले लेंगे, क्योंकि 6 अपॉन 9 CA अपॉन 12 के भी तो इक्वल है, यस सर, तो ये हम कर लेंगे। अब 9 इंटू CA, 9CA इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 12, और 6 इंटू 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 72 आता है, सो CA इज इक्वल टू 72 अपॉन 9, और 72 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है, तो CA हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। अब CA भी हमें पता चल गया 8 सेंटीमीटर, CA कह लो या AC कह लो। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मैंने भी बताया सम ऑफ ऑल साइड होती है, अब तीनों साइड हमें पता चल गई, AB 6 प्लस BC 4 और CA 8, तो पेरीमीटर हमारा होगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18 सेंटीमीटर। तो फाइनली पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा 18 सेंटीमीटर आ गया, और ये ऑप्शन C से मैच करता है, सो आवर आंसर इज ऑप्शन C 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। इसमें हमें बोला इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अब वो कहता है अगर हम लेटर चूज करते हैं रैंडमली, किसमें से, वर्ड्स मैथमेटिक्स में से, मैथमेटिक्स में MATHEMATICS ये सब क्या लेटर्स हैं, इसमें से हम कोई रैंडमली कोई लेटर चूज करें तो वो लेटर वोवल हो, क्या हो, वोवल, इंग्लिश वोवल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में दी है 2 अपॉन 2x प्लस 1, और हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब हम पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑफ गेटिंग अ वोवल,
अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे? मैथमेटिक्स में जितने भी अल्फाबेट्स हैं कितने हैं बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 अल्फाबेट्स हैं। तो 11 लेटर्स है तो 11 हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें से वोवल जो है वो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में आएगा, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? वोवल की। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे क्या होंगे? वोवल्स होंगे। वोवल्स कौन से होते हैं बच्चा? ए ई आई ओ यू। तो इसमें मैथमेटिक्स में देखें तो एक वोवल है, एक वोवल ये हो गया, सेकंड वोवल हमारा ई हो गया, ए पे थर्ड वोवल ये दोबारा ए आ गया, देन आई फोर्थ हो गया। तो टोटल कितने वोवल्स हैं मैथमेटिक्स में? 4। ए ई ए आई, तो इसमें 4 वोवल्स हैं टोटल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे 4 हो जाएंगे, यानी कि 4/11 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? जो हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी है 2/2x+1। नेक्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 4 इंटू 2x+1, तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 2x+1। तो 2x+1 ध्यान रखना बच्चा, ब्रैकेट में लेना, और देन 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 यानी कि 22। अब 4 को 2x से मल्टीप्लाई कराओ तो 8x आता है, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो +4 इज इक्वल टू 22। 8x इज इक्वल टू 22 माइनस 4 प्लस 4, LHS से RHS में जाने पे -4 हो जाएगा। सो 8x इज इक्वल टू 18, और x की वैल्यू होगी हमारी 18/8, क्योंकि इधर 8 जो x साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये RHS में जाएगा तो डिवाइजर में आ जाएगा। 18 और 8 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो x इज इक्वल टू हमारा 9/4 आ गया। सो वैल्यू ऑफ x इज ऑप्शन बी 9/4। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें बोला था पॉइंट्स a 9,0, b 9,-6, c -9,0 एंड d -9,6 आर वर्टिसेस ऑफ R। हमें 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और हमें ये बताना है कि इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर बनेगी वो क्या होगी? ऑप्शन ए स्क्वायर, या ऑप्शन बी रेक्टेंगल, या ऑप्शन सी पैरेललोग्राम, या ऑप्शन डी ट्रेपेजियम। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को रफली प्लॉट करके देखेंगे ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पर हमने y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कर ली है, ये y एक्सिस होगी और बच्चा ये x एक्सिस होगी। अब इसमें मैंने जो स्केल लिया ना बच्चा, वो 2 के गैप पे लिया, 0 2 4 6 8 10, ताकि ये पूरा आ जाए 9 तक, ठीक है? इसमें 9 कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 9 भी है। तो a 9,0, x पे 9 और y पे 0, तो पॉइंट यहाँ लाई करेगा x एक्सिस पे। जब भी y 0 होता है तो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है। तो सो ये हमारा पॉइंट a हो गया, ये वाला 9,0, ये हम लिख देंगे। और b 9,-6, x पे 9 और y पे -6, पॉइंट कहाँ आएगा बच्चा? ये यहाँ पर इधर आएगा, a की लाइन में ही आएगा, 9,-6, ये b पॉइंट हो गया हमारा 9,-6। अब c पॉइंट प्लॉट करते हैं -9,0, x एक्सिस पे -9, -8 और -10 के बीच में होगा, और y एक्सिस पे 0, यही हो गया। तो यानी कि जब y 0 होता है तो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, जो x कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है वहां पर। तो -9,0, c हो गया हमारा -9,0। अब फाइनली हमें -9,6 प्लॉट करना है। तो x एक्सिस पे -9 ये रहा, और y एक्सिस पे 6 इधर आएगा पॉइंट, तो इट विल बी हियर। तो रफली मैं प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये d पॉइंट हो गया -9,6। अब इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं हमें क्या फिगर मिलती है। जैसे a टू b ज्वाइन करो पहले, देन b टू c ज्वाइन करेंगे, पॉइंट b टू c, ठीक है? ये हमने ज्वाइन कर दिया b टू c, और देन टू d, देन a टू d। तो ये फिगर बन गई। अब ये फिगर क्या है बच्चा? स्क्वायर तो नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, और ट्रेपेजियम भी नहीं है। तो क्या ये फिगर? पैरेललोग्राम। देखो अपोजिट साइड, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है। जैसे BC पैरेलल टू AB और DA पैरेलल टू CB। फाइनली हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन में हमें बोला था मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। हमें मीडियन दिया है 9 ऑब्जर्वेशंस का, 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि 9 नंबर्स हैं, और उनका मीडियन हमें 20.5 दिया। ये हमने यहाँ पर मीडियन लिख दिया 20.5। अब आगे लिखा है इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट, अब हर ऑब्जर्वेशन को 2 से इंक्रीज कर दिया जाए, देन द मीडियन ऑफ न्यू सेट, तो जो मीडियन आएगा न्यू सेट का वो क्या होगा? अब अच्छा, मीडियन हमें क्या दिया? 20.5। हम ये समझते हैं कि मीडियन होता क्या है। मीडियन जो होता है ना, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को कहते हैं। जैसे मान लो 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन जैसे क्वेश्चन में बोला है हमारे पास है, तो इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, मतलब कि छोटे से बड़े तक, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक अरेंज कर दें,
तो जो सबसे मिडल में टर्म आएगी ना उसे हम मीडियन कहेंगे। जैसे टोटल 9 टर्म्स है तो मिडल में 20.5 आएगी और जो 4 टर्म्स होगी वो 20.5 से स्मॉलर होगी और 4 टर्म्स 20.5 टर्म से बड़ी होंगी, क्योंकि इधर लिखा है डिस्टिंक्ट, तो यानी कि वो सारी टर्म्स अलग अलग है, 20.5 से भी अलग है, कोई भी इक्वल टर्म नहीं होगी। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हर ऑब्जर्वेशन को हम 2 से इंक्रीज कर दे, हर एक ऑब्जर्वेशन को, और 9 ऑब्जर्वेशन को 2 से इंक्रीज कर दे, तो मीडियन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो बच्चा, अगर +2 करते हैं यहाँ 2 बढ़ जाएगी, सेकंड ऑब्जर्वेशन भी 2 बढ़ जाएगी, थर्ड भी 2 बढ़ जाएगी और फोर्थ ऑब्जर्वेशन भी 2 बढ़ जाएगी, और जो मीडियन है विच इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन वो भी 2 इंक्रीज हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी 22.5। अब बाकी ऑब्जर्वेशन हमने नहीं दी तो इसलिए हम उनको ऐड नहीं कर रहे, लेकिन ये जैसे क्वेश्चन में कहा कि 2 इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो आगे भी 2 इंक्रीज होगी, तो फिर आगे और 2 इंक्रीज होगी, फिर 2 इंक्रीज होगी, फिर 2 इंक्रीज होगी, तो सारी ऑब्जर्वेशन 2 ईच से इंक्रीज हो गई। तो मीडियन पे क्या इफेक्ट पड़ा, न्यू मीडियन तो 22.5 ही रहेगा, क्योंकि सभी ऑब्जर्वेशन बढ़ती जाएंगी, तो न्यू मीडियन भी हमारा 2 से इंक्रीज हो जाएगा, तो न्यू मीडियन हमारा इंक्रीज बाय 2 होगा। अब मान लो ईच टर्म 2 से डिक्रीज हो रही होती, -2 कर रहे होते, तो मीडियन भी हमारा 2 कम हो जाता, और अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रही होती तो 20.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते, हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते, तो बीच में 20.5 भी आती, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तब ये 2 टाइम्स हो जाती। लेकिन अभी क्योंकि ईच टर्म को हमने, ईच ऑब्जर्वेशन को 2 से इंक्रीज किया है, तो मीडियन भी हमारा 2 से इंक्रीज होगा, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मीडियन इज इंक्रीज बाय 2। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें मैं बोला था लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है जो कि एक सर्कल जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है उस पर ड्रॉ किया गया। मान लो ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया और ये रेडियस हो गया, ठीक है, ये रेडियस, इसको नेम दे देते हैं हम ओके, और ये रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर, ओके। और ये इस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, मान लो टेंजेंट कुछ इस तरह से है, ओके, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब मान लो ये टेंजेंट पॉइंट पी से आ रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से आ रहा है, उस पॉइंट को हमने पी मान लिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर। और जो पॉइंट है ना वो कितने डिस्टेंस पे है, 41 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर ऑफ द सर्कल से। सेंटर कौन सा सर्कल का, ओ, ये पॉइंट ओ से, यानी कि सेंटर ओ से जो ये पॉइंट पी है 41 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो ये ओपी हमारा 41 सेंटीमीटर होगा, ओके बच्चा। तो हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी ए। अब हमें एक थ्योरम पता है सर्कल की, कि जो टेंजेंट होता है ना सर्कल को, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, तो हम लिखेंगे पी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए, और रीजन देना इंपॉर्टेंट है, दैट टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब क्योंकि पी ए परपेंडिकुलर ऑन ओ ए है, तो जो ये एंगल ए होगा ना हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है ना वो मिलके क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जहां पर वो लाइंस मीट कर रही है, तो एंगल ए हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब एंगल ए 90 डिग्री हो गया तो जो ये ट्रायंगल पी ए ओ हमारा राइट ट्रायंगल कंसीडर होगा, और राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल पी ए ओ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जो 90 के सामने वाली साइड होती है ना उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो इसमें हाइपोटेन्यूज ओपी है, 90 के अपोजिट ओपी साइड है ना 90 के सामने, तो ओपी हमारा हाइपोटेन्यूज होगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज तो ओपी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हम पी ए ले लेते हैं पी ए स्क्वायर, और प्लस ओ ए जो है हमारा बेस हो जाएगा ओ ए स्क्वायर। अब ओपी हमें 41 दिया है, तो ये हो गया 41 स्क्वायर, पी ए हमें फाइंड करना है, तो पी ए स्क्वायर को पी ए स्क्वायर लिखिए, और ओ ए 9 है तो ये 9 स्क्वायर, 41 का स्क्वायर होगा 1681 इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर, और 9 स्क्वायर इज 81। अब पी ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 में से 81 माइनस कर देंगे, तो 1681 माइनस 81, तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। और अगर हमें पी ए स्क्वायर 1600 है ना, और हमें पी ए की वैल्यू चाहिए, तो हम ये स्क्वायर का साइन हटा के आरएचएस में जो नंबर है जैसे 1600 इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो पी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1600 होगा। अब 1600 का अंडर रूट निकालने के लिए, जैसे इसके लास्ट में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो एक जीरो बाहर ले लेंगे, अगर 4 जीरो होते हैं तो 2 ले लेते। अब और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4,
तो इधर 4 आ जाएगा, यानी कि TA हमारा 40 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट TA इज 40 सेंटीमीटर। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक असर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें असर्जन में हमें क्या बोला है, द नंबर 5 रेज़ टू पावर n, एक नंबर है, वो नंबर क्या है 5 रेज़ टू पावर n, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, कि वो कभी डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकता। इधर कैन नॉट लिखा है कि नहीं हो सकता। वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, जहां पर n जो है ना नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर होने का मतलब n 1 2 3 4 5 एनी काउंटिंग नंबर हो सकता है, ठीक है, n पॉजिटिव रहेगा, ये भी ध्यान रखना। तो अगर 5 रेज़ टू पावर n 0 से एंड नहीं हो सकता, तो पहले हम ये देखते हैं कौन से नंबर 0 से एंड हो सकते हैं। तो बच्चा 0 से एंड तभी होंगे, कोई भी नंबर 0 से तभी एंड होगा जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 दोनों आते हो। लाइक 2 5 द 10 होता है, और बाकी नंबर हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन 2 और 5 होने चाहिए डिजिट 0 से एंड होने के लिए, क्योंकि 2 into 5 10, लास्ट में 0 आ गया। अब अगर मान लो इधर मैं कोई और नंबर 3 डाल देता हूँ, तो 3 to the 6 6 5 the 30, तो 0 से एंड हो जाएगा। लेकिन 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 अगर हम इसमें से हम 2 निकाल दें, क्या निकाल दें, इस वाले नंबर से 2 निकाल दें, ओनली 3 और 5 ले लें, तो 3 और 5 कितना हो गया 15, तो 15 तो 0 से एंड नहीं होता, इसके लास्ट में क्या रहा है 5, तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए। और अगर ओनली 5 ले ले, जैसे कि क्वेश्चन में 5 रेज़ टू पावर n, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 रेज़ टू पावर n, n कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 कोई भी, तो भी डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। मान लो n की जगह हम 3 ले लें, तो क्या बनेगा 5 into 5 into 5 125, 0 से तो एंड नहीं होगा ना, यस सर। तो 0 से एंड होने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 बोथ होने चाहिए, ठीक है। तो असर्जन में क्या लिखा है 5 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि 5 रेज़ टू पावर n डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 5 है, 2 नहीं है, 2 and 5 दोनों नहीं है, ओनली 5 है, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया असर्जन। अब रीजन की बात करें, रीजन में क्या बोला है, नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन बोथ 2 and 5। अभी मैंने बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जब 2 and 5 दोनों होंगे, बोथ होंगे, तभी डिजिट 0 से नंबर एंड होगा, तो ये भी ट्रू है। और यही रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्जन को। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन ए। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 भी एक असर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके असर्जन में हमें क्या बोला है कि इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, अगर cos a प्लस cos स्क्वायर a किसके इक्वल हो जाए, 1 हो जाए, इक्वल हो जाए, देन sin स्क्वायर a प्लस sin 4a इज इक्वल टू 1 होगा। तो हम चेक करेंगे असर्जन ट्रू है या फॉल्स है। पहले हम असर्जन पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम रीजन को देखेंगे। तो देखो बच्चा, पहले असर्जन को अगर हम सॉल्व करें, असर्जन में हमें दिया है cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये गिवन है हमें। ओके, अब cos a क्या होगा बच्चा, जो ये cos स्क्वायर a है ना, इसको हम 1 के साथ शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, ध्यान से समझना। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम sin स्क्वायर थीटा को LHS में ही रखे और cos स्क्वायर थीटा को 1 के साथ शिफ्ट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, sin स्क्वायर थीटा के। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा, cos a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अभी हम यहाँ लीव कर देंगे। अब हम वो लेंगे जो हमने प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, sin स्क्वायर a प्लस sin 4a इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन का हम LHS पार्ट ले लेंगे, LHS इज इक्वल टू sin स्क्वायर a प्लस sin 4a। अब sin स्क्वायर a को हम एज इट इज लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें हम। लेकिन 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 sin 4a को हम sin स्क्वायर a की होल पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई जाती है। अगर एक ब्रैकेट के अंदर पावर हो, एक बाहर हो, तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है। तो sin 4a को हम sin स्क्वायर a होल पावर 2 लिख सकते हैं। अब बच्चा, sin स्क्वायर a को अभी एज इट इज रहने दो, और इस वाले sin स्क्वायर a की जगह हम cos a लिख देंगे। देखो sin स्क्वायर a किसके इक्वल प्रूव किया था हमने, cos a के इक्वल। तो जो ये ब्रैकेट में sin स्क्वायर a है ना, उसकी जगह क्या आ जाएगा cos a, और cos a होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चा, sin स्क्वायर a प्लस, अब cos a के स्क्वायर को हम cos स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, अभी मैंने बताया था कि एक आइडेंटिटी से मैच करता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की जगह क्या ले सकते हैं, 1, विच इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा असर्जन ट्रू हो गया।
तो हम एजर्शन को पे ट्रू लिख देते हैं। अब हम आते हैं रीजन पे। रीजन में क्या बोले बच्चा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो बच्चा ये आइडेंटिटी प्रूव करते वक्त, एजर्शन को प्रूव करते वक्त इस सेम आइडेंटिटी का हमने 2 बार यूज किया है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी देखो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज किया था कि नहीं। तो इस रीजन को हमने 2 बार यूज किया है, तो रीजन ट्रू है और इस एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसके एक्सप्लेनेशन में भी यूज हुआ है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ एजर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए।